एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गिल्ड मास्टर संगयून हमारे एमसी के सामने खड़ी हैं और वो ये बोल रही होती है हमारे एमसी से कि अब तुम्हारी बारी है मुझ पर अटैक करने की। तो ये सुनने के बाद ही हमारा एमसी ब्लिट्ज़ का इस्तेमाल करते हुए गिल्ड मास्टर पे अटैक कर देता है और उसके अटैक को अपने पास आते हुए देखकर भी गिल्ड मास्टर संगयून स्माइल दे रही होती हैं और हमारे एमसी के अटैक की वजह से काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन तभी उस धमाके में से एक आवाज आती है कि तुम्हारे पास एक ए रैंक स्किल है और तभी उस धमाके में से संगीन बाहर निकलती है और वो हमारे एमसी से बोलती है ऐसा लगता है तुम काफी ज्यादा चीजें मुझसे छुपा रहे हो अभी तक। और संगीन के उसके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। ये देख के हमारा एमसी भी थोड़ा परेशान हो जाता है मगर तभी वो छोटे से स्माइल के साथ अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगती हैं और उनके अटैक को अपनी ओर आते हुए देख के हमारा एमसी घबरा जाता है और वो बंदा अपने मन में सोचता है ये अटैक तो काफी ज्यादा फास्ट है और गिल्ड मास्टर का जो अटैक रहता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वहाँ उनके अटैक से काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। और अपने अटैक को करने के बाद गिल्ड मास्टर हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्किल कितना अच्छा है, अगर तुम उस स्किल की मदद से किसी को भी हिट नहीं कर पाते तो तुम्हारा वो स्किल पूरी तरीके से यूजलेस है। और वो हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और इसी के बाद हमारे एमसी के शैडो को दिखाया जाता है उस पूरे धूल के बीच में और हमारा एमसी काफी ज्यादा घायल हालत में वहाँ से बाहर आता है और हमारे एमसी को वहाँ से बाहर आते हुए देख के गिल्ड मास्टर संगीन उससे बोलती हैं तुम तो सही में मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके हो। हालांकि मैंने अपने पावर लेवल को काफी ज्यादा कम कर लिया था लेकिन इसके बावजूद मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा अटैक खाने के बाद भी तुम अपने पैरों पे सही सलामत खड़े हो पाओगे। और इसी के बाद ऐसा लगने लगता है कि वो हमारे एमसी को खत्म करने वाली हैं क्योंकि उन्होंने कई सारे स्पेल को कास्ट कर लिया था। और वो हमारे एमसी से बोलती हैं तुमने मेरे पिछले अटैक को तो काफी आसानी से संभाल लिया तो क्या तुम मेरे इस अटैक को भी संभाल पाओगे, चलो देखते हैं। और इसी चीज के बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो काफी जोरों से सांस ले रहा होता है और वो ये भी समझ गया था कि अगर वो अभी कुछ नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा, अगर वो मारा भी ना गया तो उसका दो चार हड्डी पसली से जरूर ही टूट जाएगा। तो इसी वजह से वो अपने आंखों की पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और इसी के बाद जब संगयून अपने स्पेल से हमारे एमसी पे अटैक करती है तभी हमारे एमसी का एब्सोल्यूट कैलकुलेशन स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से जो संगयून का होली एरो अटैक रहता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होते हुए देख के संगयून काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है मेरा मैजिक वो डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। और वो हमारे एमसी को देखते हुए बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या इस बंदे ने मेरे स्किल को कैलकुलेट कर लिया था और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी इतने कम टाइम में, ऐसा कैसे हो सकता है। और संगयून हैरानी के साथ हमारे एमसी के बारे में सोचती है और वो बोलती है तुमने सच में मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया, वो भी काफी ज्यादा। और गिल्ड मास्टर संगयून आगे बोलती है अभी भी तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें बची हैं मुझे सरप्राइज करने के लिए। और इसी के बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो हंसते हुए बोलता है आई डू नो। और उसके इतने बोलने के ही बाद में गिल्ड मास्टर संगयून के बगल में काफी ज्यादा बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक होता है जो कि काफी पावरफुल भी था। और उस अटैक को देख के गिल्ड मास्टर संगयून भी हैरान होती है मगर तभी वो हमें बता देती है और ये साबित कर देती है कि वो एक एस रैंक क्यों है क्योंकि उसने उस इतने खतरनाक अटैक को अपने एक ही हाथ से डिफ्लेक्ट कर दिया था। मगर इस अटैक को देख के जो संगयून थी वो भी हैरान होती है और वो अपने हाथ को देखते हुए बोलती है ये अटैक तो काफी ज्यादा फास्ट था। और जब वो अपने हाथ देखती है तो उस अटैक को रोकने की वजह से उसका हाथ पूरी तरीके से कांप रहा था। और वो हमारे एमसी की ओर देखती है जिसने एक और अटैक प्रिपेयर कर लिया था और वो ये बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ये पावर एक बच्चे में से आ रही है, वो भी एक ऐसा बच्चा जिसे अभी तक मैजिक पूरी तरीके से इस्तेमाल करने भी नहीं आई है। और इसी के बाद हमारा एमसी संगयून पे अटैक करने लगता है तो हमारे एमसी के अटैक से बचने के लिए संगयून एक बैरियर का इस्तेमाल करती है और वो सोचती है ये बच्चा ये कैसे कर रहा है, ये बिना कुछ सोचे समझे अपने मैजिक अटैक को यहाँ वहाँ थ्रो कर रहा है, वो भी बिना कास्टिंग के। और तभी संगयून हमें बताने लगती है कि मेज के लिए जो कास्टिंग है वो कैसा प्रोसेस है जिसमें उन्हें सोच समझ के किसी भी स्पेल को कास्ट करना पड़ता है। और संगयून आगे बताती है कि एक एक्सपर्ट मेज अपने पावर को थोड़ा कम करने के बाद मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी बिना किसी इंचेंटिंग के। मगर ये बच्चा ये तो अभी अभी मेज ही बना है, इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलती है तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बंदा कैसे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है वो भी बिना कास्टिंग के। इसके बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो घबराते हुए सोच रहा होता
बोलता है मेरा कोई भी अटैक इस पे काम नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरे पास मेरा मैजिक पावर भी काफी ज्यादा कम बचा है। और वो बोलता है गिल्ड मास्टर का जो पावर लेवल है वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। और इसी के बाद हमें गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो हंसते हुए हमारे एमसी से बोल रही होती है तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बच्चे हो और ऊपर से तुम बहुत टैलेंटेड हो। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे अचानक से उस बिल्डिंग का रूफ दिखने लगता है और हमारा एमसी काफी हैरानी के साथ बोलता है ये क्या हुआ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि संgyun ने काफी तेजी से हमारे एमसी को हवा में उठा के पटक दिया है और वह हमारे एमसी से ये बोल रही होती है कि तुम टैलेंटेड हो मगर इसके बावजूद तुम्हारे अंदर अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है। और जमीन में पड़े पड़े हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हो गया। और जब हमारे एमसी को कुछ समझ में आता है तो वो बोलता है अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। मगर संgyun उसके ऊपर आ जाती है और हंसते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे जीत जाओगे। और इसी के बाद गिल्ड मास्टर अपना हाथ बढ़ाती है तो हमारा एमसी उसे पकड़ लेता है और इसी के बाद हमारा एमसी सोचने लगता है कि वो तो उसके पिछले अटैक को अपनी आंखों से देख भी नहीं पाया था। और हमारा एमसी ये भी समझ जाता है कि उसमें और इस रैंक में बहुत बड़ा गैप है। और जो संgyun रहते हैं वो हमारे एमसी को देख के कुछ सोचने लगती है और वो उसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि जो हमारा एमसी है वो तो क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छा है क्योंकि उसका सपना था एक रेडर बनने का और ऊपर से वो मैजिक को भी कास्ट कर ले रहा वो भी बिना किसी टीले के। और वो आगे बोलती है कि इस बच्चे के रहते भर में शायद वो चीज पॉसिबल हो सकती है। और हमें नहीं बताया जाता कि गिल्ड मास्टर संgyun किस चीज के बारे में बात कर रही है मगर वो खुश जरूर लग रही होती है। और इसके बाद संgyun हमारे एमसी से कुछ बोलती है मुझे कुछ याद आ गया था जब मैं तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल को देख रही थी। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है क्या आपको कुछ याद आ गया था। हाँ मुझे ये थॉट आया था। और वो बोलती है जरूर से ये थॉट सभी को एक न एक बार आया होगा मगर कोई भी इस चीज को आज तक किसी भी काम का नहीं बना पाया। और वो रिवील कर देती है कि वो एक फाइटिंग स्टाइल के बारे में बात कर रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एमसी ही कर सकता है। ये सुन के हमारा एमसी सोचता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक फाइटिंग स्टाइल जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और तभी गिल्ड मास्टर संgyun से बोलती है कि आज से तुम मुझे टीचर बुलाओगे। और वो काफी खुशी से हमारे एमसी से बोलती है कांग्रेचुलेशंस मेरा स्टूडेंट बनने का क्योंकि तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो। इसके बाद शीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे कोई आवाज देते हुए बोलता है हे जायुन तुम क्या कर रहे हो मेरी बात सुनो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं हमारे एमसी की फ्रेंड रहती है जो कि काफी गुस्से में खाना ठूसते हुए हमारे एमसी से बोल रही होती है क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। तो ये सुन के हमारे एमसी उससे बोलता है अरे हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ लेकिन पहले जो तुम्हारे मुंह में उसे पहले पूरी तरीके से खा लो उसके बाद मुझसे बात करना। और हमारा एमसी उसे देखते हुए बोलता है मैंने इस चीज को खरीदा था तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने कहा था कि ये ट्यूशन फीस की तरह है। और हमें दिखता है कि उसने उसके 3 डब्बे खत्म कर चुके थे जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगे तुम इतना सारा क्यों खा रही हो ऊपर से तुम अभी चौथा डब्बा खा रही हो। तो ये सुन के जो उसके दोस्त रहते हैं बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं खा रही। और वो अपने मन में सोचती है कि इसके हर एक बाइट के बाद मुझे एक नया टेस्ट मिलता है ये काफी ज्यादा टेस्टी है। और वो आगे बोलती है कि हमें टॉपिक पे वापस आना चाहिए। और वो अपने कॉपी पे कई तरीके के मैजिक को ड्रॉ करने के बाद हमारे एमसी को बताती है इन तीनों के अलावा मैजिक को और भी कई तरीके के कैटेगरीज में बांटा गया है मगर ये तीनों उन सब में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। मगर हमारे एमसी तो अलग ही नमूना है वो उसकी ड्राइंग को देख के इम्प्रेस हो रहा होता है मगर तभी उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम्हारा जो मैजिक का नॉलेज है वो बढ़ चुका है और जो यूजर की मैजिक इफिशिएंसी है वो भी 5% से बढ़ गई है। तो ये देख के हमारा एमसी बोलता है ये तो वापस से हो गया। और हमारा एमसी हमें बताता है कि जब भी उसे कोई भी अचीवमेंट मिलती है तो उसका जो सिस्टम रहता है वो उसे अलर्ट कर देता है। और इसे देख के हमारे एमसी को ऐसा लगता है कि उसका सिस्टम उसे चाहता है कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। इसके बाद हमारे एमसी की दोस्त को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को देख के बोल रही होती है तुम तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो तुम एक ऐसे बंदे हो जो काफी ज्यादा फोकस करता था मार्शल आर्ट सीखने में वो भी पूरे टाइम और अब तुम मैजिक का इस्तेमाल करना सीख गए वो भी 2 दिन के अंदर। दूसरों को ये सब सीखने में कई महीने लग जाते हैं मगर तुम तो काफी ज्यादा स्पेशल हो। मगर हमारा एमसी
अपने पेन को अपनी उंगलियों पे नचा रहा होता है, जैसे तुम लोग अपने स्कूल टाइम पे नचाया करते थे टाइम पास करने के लिए। और वो अपने दोस्त से बोलता है ये तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग कैसे हो सकता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने इसे बस 3 ही दिन में सीख लिया था। तो ये सुन के उसकी दोस्त गुस्से में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम मुझे टीचर बोलो। तो ये सुन के हमारा एमसी मुंह बनाते हुए बोलता है अरे हाँ ठीक है टीचर। और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये कितना ज्यादा अनोइंग है। और जो हमारे एमसी की दोस्त रहती है वो उससे बोलती है क्या मैं दिखने में इतनी कैपेबल नहीं लग रही हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। और वो उसकी बेचारी दोस्त रोते हुए बोलने लगती है मैं तुमसे बहुत पहले मैजिक फील्ड में आई थी, बहुत बहुत पहले, मगर ये तो अब वक्त का खेल है कि तुम बस कुछ ही समय में मेरे जितने लेवल पे आ जाओगे। तो इसी के बाद हमारा एमसी अपने आप को शांत करते हुए एक लंबी सांस लेता है और उससे बोलता है तो आप ही बताइए टीचर क्या मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ, क्या मैं इस फील्ड में प्रोग्रेस कर सकता हूँ। और इसके बाद अचानक से हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ, मैं अपने लाइफ को तौर पे लगा रही हूँ। तुम लोग मुझसे ये मत पूछना कि अचानक से इस डेविल को यहाँ पे क्यों दिखाया गया, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। मेरे ख्याल से जो राइटर था वो थोड़े नशे में था इसलिए उसने ऐसा किया। और इसके बाद हमें वापस से हमारे एमसी की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक और आइसक्रीम का डिब्बा उठा के खाने के लिए तैयार हो जाती है। और वो हमारे एमसी से बोलती है मैंने ये बात तुम्हें कभी भी नहीं बताई, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मार्शल आर्ट के फील्ड में जाने वाले हो तो तुम्हें मालूम था कि मैं कितने ज्यादा परेशान हो गई थी और सरप्राइज भी। और वो आइसक्रीम खाते हुए हमारे एमसी की ओर मुड़ती है और बोलती है इसके बावजूद कि मैजिक फील्ड में ज्यादा पैसा नहीं है तुमने उस तरीके की अपॉर्चुनिटी को छोड़ने की हिम्मत भी कैसे की जो तुम पे सूट करता है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा अजीब तरीके से बोले लेकिन मैं बेट लगा सकती हूँ। और वो अपनी चम्मच हमारे एमसी की ओर करते हुए बोलती है कि तुम जरूर से एक मेज हो, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारे लिए मैजिक क्लास इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों है। मगर उसकी दोस्त की ये बात पूरी भी नहीं हो पाती और हमारे एमसी को अजीब सी चीज दिखने लगती है। और अचानक से हमारा एमसी अपने आप को चैन के बीचों बीच पाता है, वो चारों तरफ से चैन से घिरा हुआ होता है। तभी अचानक से उसके पीछे कोई बंदा आ जाता है और उस बंदे को हमें पास से दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है। और वो हमारे एमसी के करीब जाके उसके कान में कुछ बोलता है क्या मैंने इस बात को अपनी मर्जी से चुना है। इसके बाद हमें वापस से उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो उससे पूछ रही होती है क्या तुम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की ट्रेनिंग खुद से ही कर रहे हो। तो हमारा एमसी थोड़ा घबराया हुआ होता है मगर वो उसका जवाब दे देता है और बोलता है हाँ एक दूसरे टीचर हैं जो मेरी मदद कर रही हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को क्लियर कराने में। तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा गुस्से में हमारे एमसी से बोलती है क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो। तो ये सुन के हमारा एमसी बोलता है जी हाँ टीचर सॉरी मैं भूल गया आपको टीचर बोलना। इसके बाद हमारा एमसी सोचने लगता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो उसी बंदे के बारे में सोचते हुए बोलता है क्या वो बंदा मेरा बस एक इमेजिनेशन था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी अजीब सी आवाज सुनी थी। और इसके बाद वो डीमन गर्ल को याद करने लगता है और सोचता है कि उसने उससे क्या कहा था। और वो डीमन गर्ल उससे कह रही होती है कि तुम्हारे पास बस 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर तुम्हें उस नाइट शेड को हराना है। इसके बाद हमारा एमसी अपने आप को शांत करते हुए बोलता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने का, मुझे कुछ ऐसे चीजों के बारे में सोचना होगा जो मेरे काम का हो। और वो सोचने लगता है जैसे कि मैं सोच सकता हूँ हाँ एक मेडिसिन। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा होता है और उस बंदे को पास से दिखाते हुए बोलता है कि इस बंदे ने दुनिया में बहुत बड़ा एहसान किया था बहुत सारे रेडर की मदद करके। और हमारा एमसी सोच लेता है कि उसे एक रेयर मेडिसिन चाहिए। और इसी की थोड़ा देर बाद वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और हमें गिल्ड मास्टर के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है और वो 2 बंदों को फाइट करते हुए देख के बोलता है उनमें से एक बंदे को रेडर पार्क वोजिन तुम अपने गंदे को टाइट रखो जब तुम अपने स्वॉर्ड को चला रहे हो। और वो आगे एक मेजगल को देखता है और वो उसे बोलता है रेडर कांग जिना तुम्हारी जो कास्टिंग है वो काफी ज्यादा स्लो है। और वो उसे आगे बोलता है अगर तुमने लड़ाई में इतना टाइम लगाया तो तुम्हारी जो अलायंस रहेगी वो मर जाएगी, इसी वजह से तुम्हें फोकस करना चाहिए और भी ज्यादा। और वो इसी तरीके से सभी को ज्ञान देते हुए आखिर में गिल्ड मास्टर के पास पहुंच जाता है और वो गिल्ड मास्टर से बोलता है ये सब न्यूबीज ये उतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं, ये सभी लोग पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो उसकी इस तरीके की बात सुन के गिल्ड मास्टर कुछ भी जवाब नहीं देती। तो उसको जवाब ना देते हुए देख के उसका ब्रदर बोलता है गिल्ड मास्टर आप कहाँ खोई हो। तो ये सुन के संगीन बोलती है मुझे माफ करना मैं किसी चीज के बारे में सोच रही थी। तो ये सुन के उसका ब्रदर हंसते हुए बोलता है क्या आप उस जायून बॉय के बारे में सोच रही हैं। तो ये सुन के गिल्ड मास्टर हंसते हुए बोलती है मैं देख सकती हूँ कि आपको बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है बड़े भाई, आपने बिल्कुल सही कहा मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। इसके बाद संगीन का भाई उससे बोलता है मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि तुम जनियून को सिखा रही हो है ना। और वो आगे बताता है कि कई प्रकार के
के जो रेडर थे उन्होंने इस चीज को ट्राई किया था, मगर उनमें से एक भी बंदा सफल नहीं हो पाया इस चीज में। तो ये सुन के किल मास्टर संगीन उससे बोलती है, लेकिन आपने भी तो ये देखा है ना बड़े भाई कि जिनयून कितना ज्यादा टैलेंटेड है। तो उसका भाई बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ऊपर से उसकी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा तेज है। उसे देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक बिगिनर होगा मेज में। और इसके बाद किल मास्टर संगीन बोलती है कि अगर एक और एस रैंक रेडर यहाँ होगा इस मैजिक फील्ड में तो वो सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है और इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वो जायहून ही होगा। और संगीन हमें बताने लगते हैं कि करंटली सिर्फ एक ही मैजिक क्लास में एस रैंक हंटर है और वो भी इस पूरे कंट्री में, और वो हूँ मैं। मगर मैं एक हीलर हूँ जिसकी वजह से हमारा जो कॉम्बैट डिवीजन है वो थोड़ा लो रैंक पे आता है। और वो जायहून को इमेजिन करते हुए बोलती है क्या होगा कि जो जायहून है वो एक कॉमेट बन के यहाँ पर आ जाए। और उसे कहने का यही मतलब था कि जायहून एक एस रैंक बन जाए और पूरी कंट्री हैरान हो जाएगी, यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड। और गिल्ड मास्टर सेंग्यून हंसते हुए बोलती है अगर ऐसा हो गया तो जो मैजिक का फील्ड है उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और उनकी इन सब बातों के बाद हमें एक एलिक्सर को दिखाया जाता है और हमें उसका नाम बताया जाता है, और हमें उस एलिक्सर का नाम बताया जाता है एलिक्सर ऑफ मैजिक रीइंफोर्समेंट। और जैसा कि इसका नाम है इसका असर भी वैसा ही है, ये किसी भी अवेकनर की मैजिक पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और ऊपर से इस आइटम का जो असर होता है वो परमानेंट होता है। और वो हमें बताता है कि ये आइटम इतना ज्यादा खास है कि एक मैजिक क्लास का रेडर इसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। और इसी के बाद हमें एक बर्तन को दिखाया जाता है जिसमें काफी खतरनाक चीज बन रही होती है और हमें पता चलता है कि ये बकवास से चीज कोई और नहीं हमारा ही एमसी बना रहा है और उसका भी मुंह बना होता है अपना इस तरीके का कारनामा देख करके। और इसके बाद अचानक से हमारा एमसी उस चम्मच को काफी जोर से पटक देता है, वो भी गुस्से में, और बोलता है ये क्या बकवास चीज है, मैं ये नहीं बना रहा था, मैं तो बस एक मेडिसिन बनाना चाहता था। और इसके बाद वो अपना सर खुजाते हुए बोलता है डैम इट, मैं इसे कितनी देर से कर रहा हूँ और कितनी बार कर चुका हूँ मगर ये अभी भी नहीं हुआ। और ऊपर से मैंने अपने कितने सारे इंग्रेडिएंट इस चीज में बेकार कर दिया, मेरे ख्याल से मैंने 3 बार इस्तेमाल कर लिया अपने सभी इंग्रेडिएंट को। और हमें दिखता है कि उसके वॉशिंग एरिया में कई सारे बर्तन गंदे पड़े होते हैं और वो सोचने लगता है कि अगर वो इस तरीके से अपने पैसा बर्बाद करता रहा तो आगे उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा कोई भी चीज करने के लिए। और वो याद करने लगता है कि जो लिक्विड स्पॉट में बन रहा होता है वो सबसे पहले स्टेप में व्हाइट होता है। और वो बोलता है कि वो तो किसी से पूछ भी नहीं सकता इस चीज के बारे में। और वो आखिर में थक के नीचे जमीन पे बैठ जाता है और एक लंबी सांस लेता है। और इसके बाद हम सभी को बताया जाता है आज का जो दिन है वो है नवंबर 2020 और किसी को भी नहीं मालूम है कि इस एलिक्सर का क्या रेसिपी है। और जो ये एलिक्सर है ये अभी से बिल्कुल 5 साल बाद ही पता चलेगा पूरी दुनिया को। और इसका मतलब यही है कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जिसे इसका इंग्रेडिएंट के बारे में मालूम है और इसे कैसे बनाया जाता है ये भी। और वो इकलौता बंदा इस समय पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। और वो हमें एक बंदे के बारे में बताता है कि जब है ना इस एलिक्सर का रेसिपी किसी को भी मालूम नहीं था तब उस साल की मैंने इसे पूरी पब्लिक में फ्री कर दिया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसे जानने लगी। और जब उसने उस एलिक्सर का रेसिपी पूरी दुनिया के सामने रखा तब उसने ये कहा कि वो होप करता है कि ये एलिक्सर बहुत बड़ी मदद हो जितने भी रेडर पूरी दुनिया में उनके लिए। और इसके बाद हमारा एमसी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब इसे वापस से ट्राई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है मेरे पास इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं और मैं बेट लगा सकता हूँ कि उसके होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और हमें ली जेसिंग को दिखाया जाता है और हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है वो बंदा जिसने इस एलिक्सर को बनाया है उसे तो इसके बारे में जरूर ही मालूम होगा। और हमारा एमसी हमें बताता है कि आखिर में वो इस एलिक्सर को नहीं बना पाया लेकिन अगर वो किसी तरीके से मैनेज कर ले उसके साथ अपना कनेक्शन बनाना तो ये उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और वो कहीं जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है मेरे ख्याल से वो बंदा अभी फर्स्ट ग्रेड में है, वो भी माइल्स एकेडमी में। और वो सोच लेता है कि उसकी जो डेस्टिनेशन होगी वो कहाँ होगी। और इतना तो हमें भी समझ में आ जाता है कि उसका अगला डेस्टिनेशन कहाँ होगा। और हमें डेस्टिनेशन रिवील करते हुए उस एकेडमी को दिखा भी दिया जाता है, माइल्स एकेडमी को। इसके बाद हमें एक डोर को दिखाया जाता है जिसमें काफी ज्यादा रिंग कोई बजा रहा होता है और
और वो वहाँ पे खड़ा होके जाहिद उनको बुला रहा होता है और हम सभी को किचन का हाल दिखाया जाता है जो काफी बुरा होता है। जितनी भी चीजें होती हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी हमारे एमसी के बदौलत, और हमें दिखता है कि वो कोई और नहीं हमारे एमसी की दोस्त रहती है और वो घर की ऐसी हालत देख के काफी घबरा जाती है और वो बोलने लगती है यहाँ क्या चल रहा है, क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, क्या यहाँ कोई चोर घुस चुका था। और वो यहाँ वहाँ देख के बोलती है लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उस चोर ने कुछ भी चुराया है यहाँ से। और तभी वो अपने हाथ में एक पेन उठा लेती है और वो सोचने लगती है कि अगर उसको कोई रॉबर दिखा तो वो उससे पीट देगी इस पेन की मदद से। और हमें उसके दोस्त को पीछे से दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराई भी होती है। इसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें एक ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि जब गोराजिला आया था तब इतने सारे डीमन बाहर आने लगे थे जिन्हें गिनना भी नामुमकिन था। तभी कुछ गिने चुने लोगों ने एस्टेब्लिश किया था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम जिसकी वजह से वो डीमन को हरा सके, और उनमें से ही एक बंदा था जिसका नाम पड़ा क्विक ब्लेड और उसका असली नाम था ली जाइसाइन। और हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जहाँ नंबर 1 अवेकरन मिसिंग रहता है और हमें बताया जाता है कि कोरिया का जो सबसे पहला एस रैंक रेडर दिखा था और उसके पोजीशन को फिल करने के लिए क्योंकि वो अवेकनर जो था वो डिसअपीयर हो गया था अचानक से। और वो आगे बताता है कि जिस पर्सन से उसे अभी मिलना है वो बंदा कोई और नहीं, वो बंदा और कोई नहीं, वो जाई साइन का सबसे छोटा बेटा ली जाई सैंग है। और इसी के बाद हमें एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो किसी से पूछ रही होती है आपको कहाँ जाना है सर, और हमें दिखाया जाता है कि वो जिससे पूछ रही होती है वो कोई और नहीं हमारा एमसी होता है। और वो उस एम्प्लॉय से बोल रहा होता है कि उसे एक पोर्टल चाहिए डाइगू जाने के लिए। तो ये सुनने के बाद जो एम्प्लॉय रहती है वो हमारे एमसी को बताने लगती है कि जो डाइगू है वो अभी क्लोज है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा डीमन पाए जा रहे हैं, हर जगह पे डीमन ही डीमन हो गए हैं। वो जगह एक ऐसी प्लेस बन चुकी है जहाँ तुम्हें हर समय डर लगा रहेगा कि कब तुम्हारी मौत हो जाए, और इतना ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है डाइगू इस समय पे। और वो आगे बोलती है कि अगर आप में अभी भी हिम्मत है डाइगू जाने के लिए तो इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। और वो हमारे एमसी से बोलती है कि आप माइल्स एकेडमी के स्टूडेंट है सर। तो हमारा एमसी उसे स्माइल करते हुए बोलता है अरे नहीं मैं वहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुआ है क्योंकि मैं तो अभी एक नॉर्मल ही स्टूडेंट हूँ। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी गहरी सांस लेता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ पहुंच चुका है और उसके सामने काफी बड़ा बैरियर होता है और वो हमें बताता है कि जो माइल्स एकेडमी का गेट है वो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पड़ता है। और वो हमें बताता है कि ये जगह काफी ज्यादा अजीब है लेकिन उससे काफी ज्यादा फेमिलियर है क्योंकि जो उसकी पास्ट लाइफ थी उसकी काफी ज्यादा मेमोरी है इसके पास, मगर अब वो चीज मायने नहीं रखती मेरे लिए। और वो उस एकेडमी की ओर जाने लगता है और वो हमें बोलता है अब उसे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है बर्बाद करने के लिए यहाँ पर। और वो जिस जगह पे खड़ा होता है उस जगह के बारे में बताता है कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतने डीमन हो सकते हैं जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता। इसके बाद वो उस एकेडमी के अंदर आ जाता है जहाँ बहुत सारे लोग उसी को नोटिस कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है अब उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे जाइसैंग कहाँ मिलेगा। और उसके गले में टेम्पोररी एंट्री पास होता है और वो हमें ली जाइसैंग के बारे में बताने लगता है कि वो बंदा अपने आप को मार्शल आर्ट क्लास में डाला था क्योंकि उसके लिए जो उसका टैलेंट था वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं था। और हमारा एमसी हमें बताता है कि इसका बहुत कम चांस है कि वो एक फाइटिंग फैसिलिटीज में हो इस माइल्स एकेडमी के, क्योंकि उस बंदे को लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसे आती भी नहीं। तो इसके बाद हमारा एमसी और भी सोचने लगता है कि वो और किस जगह पे हो सकता है। तो उसे याद आता है कि वो लेक्चर हॉल में जरूर हो सकता है, तो उसी की ओर जाने लगता है। और जब वो उस ओर जा रहा होता है तो उसे पीछे से काफी सारे आवाज आ रहे होते हैं और जब वो पीछे घूम के देखता है तो उसे दिखता है कि वहाँ कई सारे लोग हैं जो काफी ज्यादा शोर मचा रहे हैं। और जब हमारा एमसी उस भीड़ के पास जाता है तो उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है क्या हमें इन लोगों को नहीं रोकना चाहिए। तो दूसरा जो बंदा रहता है वो बोलता है हम लोग इन्हें क्यों रोके, इसमें हमारा क्या फायदा, इनका मदद करके हमें क्या मिलेगा, और ऊपर से इस जैसे बेवकूफ की कौन ही मदद करेगा। तो ये सुन के हमारा एमसी बोलता है क्या कोई बेवकूफ बंदा है। तो तभी हमारा एमसी सीरियस होते हुए उस ओर देखता है और बोलता है थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस चलेगा। और वो उन लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है और वो उन लोगों को देख के बोलता है ये सभी सिर्फ और सिर्फ कायर है, ये डरपोक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक बंदे को बचा सकें। और वो उन्हें काफी सारी गाली देता है जो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और वो उस जगह पे पहुंच जाता है और वो गेट को खोलने वाला होता है, तभी एक बंदा हमारे एमसी पे आकर गिर जाता है। तो हमारे एमसी उसे बचाने के लिए उसे
पकड़ लेता है। तो वो बंदा अपने आप को संभालने के बाद हमारे एमसी को बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना। और वहीं पे एक और बंदा भी होता है जो दूर से इन लोगों को देख रहा होता है। तो हमारा एमसी भी उस बंदे को घूरने लगता है। तो ये देख के वो बंदा हमारे एमसी को बोलता है अबे तू कौन है बे, क्या तुझे कुछ काम है इस छोटे बेवकूफ लड़के से। तो ये सुन के हमारा एमसी उस लड़के की ओर देखता है और उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है। और वो बंदा भी हमारे एमसी की ओर देखता है और उस बंदे को देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही लिया ली जाइसेंग। और इसके बाद हमारा एमसी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन के वो बंदा घबराते हुए बोलता है हाँ क्या तुम कौन हो। तभी वो बुली वाला बंदा हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है ओए क्या तू इस बेवकूफ का छोटा भाई है। और वो हमारे एमसी के कान में बोलता है मुझे तो नहीं मालूम था कि इसका एक छोटा भाई भी है, मगर तुम दोनों की शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। और उसकी ये सब हरकत को हमारे एमसी काफी गौर से देख रहा होता है। और वो बंदा आगे बोलने लगता है कि उसने कभी भी अपने फैमिली के बारे में मुझे नहीं बताया या फिर किसी को भी। तो मुझे ऐसा लगता था कि उसकी पूरी फैमिली मारी गई है किसी डीमन के हाथों या फिर और किसी वजह से। और वो हमारे एमसी को धमकाते हुए बोलता है मगर मुझे अभी उससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बातचीत करनी है। और उसकी इस तरीके के बकवास सुन के हमारा एमसी पूरा पक चुका होता है और वो बोलता है अगर तुझे मार नहीं खाना तो यहाँ से दूर ही रहना तू। मगर उसकी पूरी बात भी नहीं हो पाती और हमारा एमसी उसके हाथ को अपने गंदे से हटा देता है। ये देख के वो बुली बंदा भी हैरान हो जाता है और जो जाइसेंग रहता है वो भी हैरान हो जाता है। और इसी के बाद हमारा एमसी हंसते हुए जाइसेंग से बोलता है मुझे ऐसा लगता है तुम्हें नर्स के पास जाना चाहिए। तो उसकी ये सब बात सुन के वो बंदा तो पूरा परेशान हो रहा होता है और हमारे एमसी की इस तरीके की हरकत देख के उस बुली बंदे की भी सटक चुकी होती है। और वो बुली काफी गुस्से में हमारे एमसी का कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है अबे तू तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे मार डालूं। और ये देख के कि उस बंदे ने हमारे एमसी का कॉलर पकड़ लिया है वो बोलता है ये दूसरी बार हो चुका है कि तूने मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत की। और उन दोनों की फाइट को देख के तो जाइसेंग का हालत ही खराब हो जाता है और हमारा एमसी बोलने लगता है कि वो बार बार इस तरीके की सिचुएशन में क्यों पड़ जाता है और उसके साथ बार बार यही सब होने लगता है। और उसको अपने दोस्त की बात याद आने लगती है जब वो उसे सिखा रही थी कि मैजिक कैसे यूज किया जाता है। और उस समय वो उसे बता रही होती है कि तुम्हें सबसे पहले उसे इमेजिन करना होगा और उसके बाद तुम्हें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि तुम इस वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर पाओ। और वो उसे करके भी दिखा रही होती है और वो उसे पूछ रही होती है क्या तुम्हें समझ में आया, यही सब है बेसिक मैजिक का। और वो याद करता है कि कैसे उसे किल मास्टर ने सिखाया था कि सबसे पहले विजुअलाइज करो फ्लैश ऑफ लाइट का जिसको तुम शूट करो एक एरो की तरह। और वो बोलती है चलो ठीक है अब तुम ट्राई करो मुझ पर अटैक करने का। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने होली एरो को एक्टिवेट कर लिया है। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी ने उस पर अटैक कर दिया था अपने मैजिक से। और वो अटैक खाने के बाद उस बंदे का तो हालत ही खराब हो जाता है और उस बंदे की काफी जोर से चीख निकल जाती है। और ये देख के जो जाइसेंग रहता है वो भी हैरान था और वो हमारे एमसी को देख के सोचता है क्या इस बंदे ने अभी मैजिक यूज किया, वो भी बिना किसी चैंटिंग के। और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो बोलने लगते हैं ये क्या हो गया अभी। तो उसकी ये बात सुनने के बाद एक बंदा बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्या तुम में से किसी ने भी उसे मैजिक कास्ट करते हुए देखा। तो ये सुनने के बाद जितने भी बंदे होते हैं वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, वो तो बस एक होली औरत था, वो अटैक किसी भी मार्शल आर्ट क्लास का स्टूडेंट का हाथ कैसे तोड़ सकता है। और एक बंदा उस पुली को जज करते हुए बोलता है क्या तुम लोग श्योर हो कि ये बंदा दिखने में जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही था। और वो लोग बोलने लगते हैं कि ये बंदा सिर्फ झूठ मूठ का स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहा था इतने समय से। तो ये सुन के वो पुली का गुस्सा अलग ही लेवल पे चला जाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है इस तरीके से उसकी जितनी भी रिपुटेशन है वो पूरी खत्म हो जाएगी। और वो आगे बोलता है मैं नहीं जानता कि ये बास्टर्ड कौन है मगर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और वो पुली हमारे एमसी को गाली देता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो देख के जाइसेंग हमारे एमसी को बोलता है जल्दी पीछे देखो। और वो बुली अपने स्वॉर्ड से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है मगर हमारा एमसी उसके अटैक को काफी आसानी से देख लेता है। और उसे तभी याद आता है किल मास्टर की बात जिन्होंने बताया था उसे अगर तुम अपने फोर्स फील्ड को मैजिक से बनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी में बराबर मैजिक को फ्लो कराना होगा और जब तुम उसे रिलीज
रिलीज करो तो तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए कि वो वापस से बाउंस बैक कर रहा है। और हमारा एमसी अपने हाथ आगे बढ़ाता है और एक नोटिफिकेशन आ जाता है, आपका माना फोर्स फील्ड एक्टिवेट हो चुका है। और तभी उस बुली की तलवार हवा में उड़ जाती है और हमें दिखता है कि हमारे एमसी ने फोर्स फील्ड की मदद से उसकी स्वॉर्ड को हवा में उड़ा दिया है। और ये चीज देख के तो उस बुली की भी फट जाती है। और इसके बाद हमारा एमसी नहीं रुकता और वो उसके चेहरे को पकड़ लेता अपने हाथों से, जिसकी वजह से वो बुली कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, उसका हालत खराब होने लगता है। और हमारा एमसी उसे डराते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया? और वो बुली अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा कमीना है। और इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है कि होली एरो एक्टिवेट हो गया है। और उस अटैक की वजह से उस बुली का पूरा चेहरा ही बिगड़ जाता है, उसके 2-4 दांत भी टूट जाते हैं और वो जमीन पे जाकर गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहीं खड़ा है और वो बुली जमीन पे गिरा पड़ा है। और हमारे एमसी की इस तरीके की पावर देख के जयसिंह काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है हमारे एमसी को देखते हुए, आखिरकार कौन है ये बंदा? और इसी के बाद हमारा एमसी जयसिंह को घूरता है और ये देख के तो जयसिंह की हालत ही खराब हो जाती है। तभी हमारा एमसी उस बुली की ओर देखता है और वो उसकी ओर जाने लगता है और उसको जाते हुए जयसिंह भी देख रहा होता है। और हमें बुली को दिखाया जाता है जिसकी हालत सच में बहुत खराब हुई होती है। और जब हमारा एमसी उसके पास पहुंच जाता है तो वो उसके फेस को देख के बोलता है, इसका फेस तो काफी ज्यादा जल गया है, ये तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। लेकिन वो सोचने लगता है ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका फेस पहले से ही ऐसा दिखता हो। तो ये बात सुन के तो जयसिंह को काफी ज्यादा सदमा लग जाता है। वो बोलता है क्या ये बेवकूफ है, ये ऐसी बात कैसे कर सकता है? और इसके बाद हमारा एमसी बोलता है छोड़ो हटाओ, और वो एक पोशन को निकाल लेता है। और वो उस पोशन को निकालने के बाद बोलता है, मैंने इसे इस वजह से नहीं खरीदा था, मगर अब मुझे इस पोशन को इस बंदे पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर जो जयसिंह रहता है उस पोशन को देख के काफी हैरान हो जाता है। वो बोलने लगता है ये तो वही पोशन है। मगर उसकी बात वहाँ पे पूरी नहीं हो पाती और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी ने उस पोशन के ढक्कन को हटा दिया था और उस पोशन को उस बंदे के फेस पे गिराने लगता है। ये देख के वो पूरा हैरान होता है जयसिंह। और इस वक्त तक हमें ये नहीं बताया जाता कि वो बंदा क्यों हैरान है इतना ज्यादा। और जब वो पोशन उस बंदे के चेहरे पे गिरती है तब उस बंदे का चेहरा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो बंदा बोलने लगता है, वाह क्या कमाल का पोशन है, मैं नहीं जानता इस पोशन को किसने बनाया, लेकिन ये पोशन काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और इसी के बाद जो हमारा एमसी रहता है वो जयसिंह की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो अब हमें चलना चाहिए, हम काफी ज्यादा लेट कर चुके हैं। ये सुन के वो बंदा तो पूरा डर जाता है और हमारे एमसी से घूरते हुए बोलता है, तुम्हें नर्स के पास नहीं जाना, जल्दी चलो। और हमारे एमसी को इस तरीके से देख के वो बंदे के तो आंख से आंसू भी आने लगता है। इसके बाद शीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम दिखाया जाता है कि हमारे एमसी और वो बंदा कहीं जा रहे होते हैं। तभी जो जयसिंह रहता है वो हमारे एमसी से कुछ बोलने लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरफ जो नर्स ऑफिस है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो ये सुन के हमारा एमसी वहीं पर रुक जाता है और हमारा एमसी बोलता है, यहाँ पे मुझे किसी का भी प्रेजेंस फील नहीं हो रहा है, तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट होगी क्योंकि यहाँ हमारी बातें कोई भी नहीं सुन सकता। हमारे एमसी की ये बात सुन के वो बंदा कुछ भी नहीं बोल पाता और वो अपने मन में सोचता है, मैं शुरू से जानता था, ये बंदा मुझे जानता था कि मैं कौन हूँ, इसलिए मेरे पास आया। तो तभी जो जयसिंह रहता है वो हमारे एमसी से धीरे से पूछता है, क्या क्या तुम्हें मेरे फादर ने भेजा है? तो इसकी ये बात सुन के हमारे एमसी में बताने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसने हमारी सारी बातें को गलत तरीके से समझ लिया है और तो और इसे काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब मुझे इस बंदे को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो हमारा एमसी से बोलता है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो आगे बोलता है, मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम्हारे फादर कौन है? और हमारा एमसी उसके फेस को देख के समझ जाता है कि ये मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा है। तो इसके बाद जो जयसिंह रहता है वो हमारे एमसी से पूछता है, तो तुम क्यों आए थे मुझे खोजते हुए? तो ये सुन के हमारा एमसी से हंसते हुए बताता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए अपने लिए। तो ये सुन के जयसिंह बोलता है, क्या एक फेवर? तो जो हमारा एमसी रहता है उसे बता देता है कि हाँ वो उससे फेवर मांगना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसके लिए एक पोशन बनाए। ये सुन के तो जयसिंह चिल्लाने लगता है, बोलता है क्या एक पोशन? और वो बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है, मैं तो जानता भी नहीं कि एक पोशन कैसे बनता है, वो क्या चीज होता है। तो ये सुन के हमारे एमसी से बोलता है, अरे तुम काफी ज्यादा अच्छे हो एल्केमी में। और वो वही पोशन दिखाते हुए जो उसने बुली पे इस्तेमाल किया था उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारा नहीं है? इसे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए किसने रखा था? और ये बात सुन के तो जयसिंह के होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलता है, ये बात तुम्हें कैसे मालूम? और वह घबराते हुए अपने मन में सोचता है, उसने ये कैसे पता लगा लिया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो ब्लैक मार्केट है उसकी वजह से इसने मुझे ट्रैक कर लिया। और उसको इस तरीके से देख के हमारा एमसी सोचने लगता है, ये तो ऑब्वियस है कि ये अभी क्या सोच रहा है, मुझे मालूम ही होगा। और वो हमें बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं ऐसा ब्लैक मार्केट से ट्रैक कर पाऊँ। और हाँ ये बिल्कुल सही है कि मैं इसे बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकता। और इसके बाद वो हमें ब्लैक मार्केट के बारे में बताने लगता है कि ब्लैक मार्केट
मार्केट है कि ट्रेडिंग सिस्टम है और वो अपने यूजर की जो आइडेंटिटी रहती है उसको परफेक्टली प्रोटेक्ट करता है और कोई भी यूजर अपना कोई भी आइटम वहाँ सेल कर सकता है और तो और आपको वहाँ से कई सारे रिवॉर्ड और रेसिपीज मिल सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पैसा दें तो। और जितना भी चीज वहाँ किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एसर सिस्टम की वजह से होता है। इसी वजह से जो सिक्योरिटी वहाँ की रहती है वो काफी अच्छी होती है। और वो आगे बोलता है अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे दिमाग में वो ख्याल कभी भी नहीं आता कि मैं उस हाई को उस जगह पे बेचूं। और वो बोलता है अभी इन सब चीजों के बारे में सोचना मेरे लिए बिल्कुल मीनिंगलेस है। लेकिन तभी वो चाय उनको देखने लगता है।